गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और यह है कक्षा 12वीं के समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 का पार्ट 5। इसमें आज हम जानेंगे मुद्रापूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करें। और शुरू करने से पहले एक बार आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि ये आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो लेक्चर। रिजर्व बैंक एकमात्र संस्था है जो करेंसी निर्गमित करती है। निर्गमित कर सकती है मतलब जारी कर सकती है। जब अधिक साख सृजन के लिए यानी कि ज़्यादा साख निर्माण के लिए व्यावसायिक बैंकों को अधिक कोषों की आवश्यकता होती है तो वे उन कोषों को प्राप्त करने के लिए बाजार में जा सकते हैं अथवा केंद्रीय बैंक के पास भी ये जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक विभिन्न उपकरण यानी कि अलग अलग तरीके के द्वारा उनको कोष प्रदान करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह भूमिका हर समय बैंकों को कोष प्रदान करने के लिए तैयार रहना केंद्रीय बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कारण केंद्रीय बैंक को अंतिम शरण यानी कि लास्ट में कहते हैं ना, शरण के लिए आप ही की शरण में है तो ऋणदाता है। यानी कि शरण ऋणदाता का मतलब होता है कि लास्ट में और अगर कहीं ऋण नहीं मिल रहा है तो उस सबको रिजर्व बैंक देता है। ये किसके लिए है कि हर समय बैंकों को कोष प्रदान करने के लिए, कभी भी कहते हैं तारनहार की तरह होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति का विभिन्न तरीकों से नियंत्रण करती है। मुद्रापूर्ति के लिए प्रयोग किए गए उपकरण परिमाणात्मक यानी कि परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक हो सकता है। परिमाणात्मक मतलब जिसकी मात्रा निर्धारित हो। गुणात्मक मतलब कि लाइक एज चक्रवृद्धि ब्याज जिसको फ्लैट कहते हैं। परिमाणात्मक उपकरण मुद्रापूर्ति की मात्रा को CRR अथवा बैंक दर अथवा खुले बाजार की क्रियाओं परिवर्तन करके करते हैं। यानी कि CRR में या फिर बैंक दर में खुले बाजार में अलग अलग तरह की योजनाएं लाके परिवर्तन उसमें करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मुद्रापूर्ति का नियंत्रण होता है। गुणात्मक उपकरण में केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों का राजी करना शामिल है जिसके द्वारा बैंकों को ऋण देने के लिए हतोत्साहित यानी कि उसको निरुत्साहित भी कह सकते हो, यानी कि निराशा उसके हौसले को कम करना या प्रोत्साहित यानी कि उसके हौसले को बढ़ाना प्रोत्साहित किया जाता है। यह नैतिक दबाव सीमा अनिवार्यता द्वारा किया जाता है। अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि यदि केंद्रीय बैंक कोष अनुपात में परिवर्तन करता है तो उससे बैंकों द्वारा ऋणों में परिवर्तन हो जाएंगे जिसके कारण जमाएं तथा मुद्रापूर्ति प्रभावित होंगे। पहले जो हमने देखा था उसमें मुद्रा गुणक क्या होगा जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोष अनुपात को बढ़ाकर 25% कर देती है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि पहली अवस्था में 100 रुपये 400 रुपये की जमाओं को पोषित कर सके थे, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था अब केवल 300 ही ऋण दे पाएंगी। बढ़ी हुई कोष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे कुछ ऋणों को वापस मंगाना होगा। यानी कि 400 का ऋण देना था, अब ये 100 रुपये का जो है ना उसका साख रखना है तो अब 300 रुपये का ही ऋण देंगे और बाकी जो बचा ऋण है उसको वापस मंगाना पड़ेगा, अतः मुद्रापूर्ति गिर जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रापूर्ति को प्रभावित करती है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं
से क्या मतलब है कि सरकार द्वारा निर्गमित यानी कि सरकार के द्वारा दी गई बॉन्ड्स का खुले बाजार में खरीदने और बेचने से होता है। यह खरीद तथा बिक्री सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के सुपुर्द की गई है, यानी कि उसके हवाले कर दी गई है। किसके? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है भारत का? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा जो जारी की गई बॉन्ड्स का खुले बाजार में खरीदना और बेचना, यह किसके हवाले कर दिया गया? केंद्रीय बैंक के। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है तो वह उसके लिए चेक द्वारा भुगतान करता है, चेक के द्वारा। यह चेक अर्थव्यवस्था में कोषों की मात्रा में वृद्धि कर देता है और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को बॉन्ड बेचने से कोषों की मात्रा में कमी कर देता है और इसलिए मुद्रा की पूर्ति को भी कमी आ जाती है, मुद्रा की पूर्ति में भी। खुले बाजार की क्रियाएं दो प्रकार की होती है, पूर्ण रूप से होती है या फिर रेपो रेट। पूर्ण रूप खुले बाजार की क्रियाएं अस्थायी स्वभाव की होती है, जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है और इस प्रकार व्यवस्था में द्रव्य का प्रतिस्थापित करके, तो यह इनको दोबारा बाद में बेचने का कोई वायदा नहीं करती। इसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचती है व्यवस्था से बगैर कोई द्रव्य निकाले, तो यह इनको दोबारा बाद में खरीदने का वायदा नहीं करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले अब इसका मतलब समझिए। क्या कह रहा है कि खुले बाजार की क्रियाएं दो प्रकार की होती है, पहला होती है पूर्ण रूप से और दूसरा होता है रेपो रेट। पूर्ण रूप खुले बाजार की क्रियाएं अस्थायी स्वभाव की होती है, यानी कि ये परमानेंट नेचर का होता है, जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है, प्रतिभूति मतलब बॉन्ड्स को खरीदता है और इस प्रकार व्यवस्था में द्रव्य को प्रतिस्थापित करता है, यानी सब्स्टिट्यूट करता है, तो यह इनको दोबारा बाद में बेचने का कोई वायदा नहीं करता। कोई प्रॉमिस ऐसा नहीं है कि दोबारा हम बाद में आप को बेचेंगे। इस प्रकार जब केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचती है, इन बॉन्ड्स को बेचती है, तो व्यवस्था से बगैर कोई द्रव्य निकाले या इनको दोबारा बाद में खरीदने का भी कोई प्रॉमिस नहीं करती। जैसे कि खरीदने के टाइम में ये कोई प्रॉमिस ये नहीं करती है कि हम आपको बेचेंगे, और ऐसे ही जब बॉन्ड्स को ये बेचती है तो ये जो ना कोई प्रॉमिस नहीं करता है रिजर्व बैंक, ये संस्था कोई प्रॉमिस नहीं करती है कि हम दोबारा आपसे ये खरीदेंगे। इसका परिणाम क्या होता है? तो द्रव्य का प्रतिस्थापन अथवा आत्मसात होना अस्थायी स्वभाव का होता है। एक दूसरे प्रकार की क्रिया होती है जिसमें केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदती है, यानी कि बॉन्ड्स को खरीदती है, तथा इस क्रय अनुबंध में प्रतिभूतियों की पुनर्बिक्री की तिथि और कीमत का विवरण होता है। इस प्रकार विधि के अनुसार उधार दिए गए द्रव्य पर जो ब्याज दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं, यानी कि एक कानून के अनुसार उधार दिए गए द्रव्य यानी कि उधार दिए गए जो पैसे होता है उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिभूतियों को पूर्ण रूप बिक्री के बजाय एक केंद्रीय बैंक एक अनुबंध के अंतर्गत बिक्री कर सकती है, जिसमें प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की तिथि तथा कीमत का विवरण होता है। इस प्रकार के अनुबंध को उलट पुनः क्रय अनुबंध, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से अब ये समझिए कि प्रतिभूतियों को पूर्ण रूप बिक्री के बजाय एक केंद्रीय बैंक एक अनुबंध के अंतर्गत, यानी कि समझौते के अंतर्गत, एक कह सकते हो बॉन्ड के अंतर्गत बिक्री कर सकती है, एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसमें प्रतिभूतियों को दोबारा खरीद की तिथि तथा कीमत का विवरण होता है। और इस प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं उन्हें
हम क्या कहते हैं, उलट यानी पुनः क्रय अनुबंध यानी कि रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न परिपक्वता तिथियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न परिपक्वता यानी कि जो मैच्योरिटी डेट होती है, जैसे कि रात भर का, 7 दिन 14 दिन आदि, रेपो एवं रिवर्स रेपो क्रियाएं करता है, यानी कि वो उसको ब्याज देता है और उल्टा जो उसके पैसे रहते हैं तो उससे वो रिवर्स मतलब ब्याज लेता भी है। यह क्रियाएं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण बन गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति को इस दर में पर वह व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है, परिवर्तन करके प्रभावित कर सकती है। भारत में इस दर को बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर में वृद्धि से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अधिक खर्चीले हो जाते हैं, जिससे व्यावसायिक बैंकों के कोषों में कमी आ जाती है और इस प्रकार मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है। बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर सकती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे बॉक्स 3.1 मांग और पैसे की आपूर्ति पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।